हाँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाना। ऊपर ही ऊपर देंगे, निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। पढ़ एक पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप। एक बीकर में लगभग 1 कप जल लेते हैं, जैसे चाय का कप है ना, और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं या मिलाते हैं। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, जैसे दे रखा है इसमें ये है ना, ये कॉपर सल्फेट का चूर्ण है इसमें, और ये क्रिस्टल है इसमें ये, और कॉपर क्रिस्टल। प्रश्न कह रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, तो नंबर 2 पॉइंट ये पढ़ेंगे आप यहाँ पे। अब इस जल को गर्म करते हैं। जब जल उबलना प्रारंभ कर देता है तब इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण कहते हैं चूर्ण, निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण और डाल देते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। मतलब इतना मिलाते चलो, एक सीमा इतनी आवेगी, अब बहुत है। एक कप पानी में कितना तुम मिलाओ, जैसे मट्टी डालते आप, मट्टी कितनी घुल सके, एक टाइम ऐसा आओ पानी बिल्कुल ख़त्म और मट्टी ज़्यादा है जा भाई। ऐसे ही कॉपर सल्फेट का चूर्ण पानी के अनुसार ही मिलाओ, जब तक सल्फेट घुलना खत्म नहीं हो जाए उतना ही करें। अब नंबर 4, अब विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं। अब क्या करते हैं, विलयन बन जाता है ये कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसको फिल्टर पेपर होता है, छानने वाला कागज है ना, पन्ना। अब इसकी सहायता से छान लेते हैं और फिर इसे ठंडा होने देते। अब प्रश्न पॉइंट 5 कह रहा है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर के पेंदे में बनने गए हैं। ये यहाँ पर बनने लग जाएंगे छनने के बाद। इस प्रकार हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 है ना, पढ़ो। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। पढ़े कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। प्रश्न यह कह रहा है कि लोहे के गेट को पेंट करते हैं तो उसका जंग से बचाव किस कारण होता है ना। तो उत्तर देखेंगे, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल, अथवा इसका दोनों का नाम जल वाष्प, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती। जल होगा और ऑक्सीजन होगी जब ही जंग लगती है। अतः लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से रोककर जंग लगने से बचाया जा सकता। एक तो पानी मतलब जल के संपर्क में मत आने दो, एक ऑक्सीजन जो चारों तरफ पाई जाती, जाए संपर्क में मत आने दो, गेट पर जंग लगेगी नहीं, है ना। जब जल और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो जंग लगती। अब इसलिए जब लोहे के गेट को पेंट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन और जल तथा लोहे के मध्य संपर्क नहीं होने देता। मतलब लोहे के और जल और मतलब गेट होता है ना लोहे का, तो पेंट कर देते हैं तो पेंट सुरक्षा का कार्य करता है, जंग लगने से बचाता है। तो ऑक्सीजन जो चारों तरफ पाई जाती है वायुमंडल में और जल से क्रिया नहीं होने देता, जिससे लोहे के गेट पर जंग नहीं। प्रश्न नंबर 10 पढ़। समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। देखो प्रश्न कह रहा है, एक बार और समझें, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तट क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय कहते हैं, समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। मतलब एक तो लोग रेगिस्तान में रह रहे हैं, एक समुद्र के किनारे रह रहे हैं, तो समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है।
वो पानी के संपर्क में ही भाई, है ना। और रेगिस्तान में पानी है ना, है तो जंग कम ही लगे, है ना। अब उत्तर पढ़ेंगे इसका। देखो, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पहले का उत्तर है सेम। यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है, मतलब वायु में आर्द्रता कहते हैं नमी की मात्रा अधिक होती है, अर्थात नमी अधिक होती है, तो जंग जल्दी लगती है। चूंकि समुद्र या तटीय क्षेत्रों में समुद्र की उपस्थिति के कारण हवा में नमी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक व जल्दी लगती। इसके विपरीत रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की कमी के कारण वायु शुष्क रहती है। शुष्क मतलब सूखी हवा चलती है, इसमें नेक भी ठंडापन नहीं होता, गर्म हवा। इस कारण इन क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं पर जंग बहुत धीरे और कम लगता है। जोड़ते पढ़ो 11 नंबर प्रश्न। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवीय पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, यही नहीं सही कथन का चयन कीजिए। दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, 11 नंबर प्रश्न। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। ये एलपीजी की फुल फॉर्म है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में कहते हैं इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। तो रसोई में कौन सी गैस जलती है? एलपीजी। बताओ, सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, मतलब पानी के रूप में भरी जावे। सिलेंडर अलावा पानी सोले, है ना। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती, मतलब जैसे ही बाहर निकला ही गैस में अब जैसे हमारे शरीर में पानी जाता है ना, खाना जाता है। अब हमारे शरीर में जो प्रक्रिया नहीं पच पाता वो हम गैस छोड़ते हैं, है ना। हाँ, अब देखो, ऐसे ही ये सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, ये परिवर्तन बी होता है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चयन करिए जी। अब देखो, का प्रकम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब सिलेंडर में थे हमने गैस पानी के रूप में भरी तो ये गैस में बदल जाती है, अपने आप गैस बनती है, उसमें गैस में परिवर्तित हो जाती है। प्रकम भी, मतलब एक बार पानी से गैस बन गई तो गैस से पानी नहीं बनाया जा सकता, तो इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, है ना। अब प्रकम बी, सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस जलती है, तो यह भी प्रकम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। फिर यह गैस जलती है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और गा, प्रकम गा, प्रकम ए और प्रकम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। अब घा, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये कौन सा सही देना? उत्तर देखो। उत्तर प्रकम खा, खा सही है इसका। ये प्रकम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये बी, देखो ये बी बताएंगे तुम्हारे लिए। ये यही गैस जलती, अब गैस जल गई तो बाद दोबारा गैस प्राप्त करी जा सके? नहीं करी जा सकती। ये सही है आपका। प्रश्न नंबर 12, अवायवीय जीवाणु। अवायवीय कहते हैं जो वायु की उपस्थिति में नहीं पाए जाते खुले में, है ना। जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को जैविक अपशिष्ट कहते हैं। जैविक कहते हैं जीवों से निकल प्राप्त अपशिष्ट, अपशिष्ट कहते हैं कूड़ा कचरा, बेकार माल पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते। जैव गैस का दूसरा नाम बायोगैस, बुक में देख। परिवर्तन ए है ये। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती
है, ये परिवर्तन भी है। प्रश्न नंबर 11 की तरह ये निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन चुनिए। तो प्रकम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब ये प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, मतलब जैविक अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा पटकते हैं, उसे जीवाणु अपघटित कर बायोगैस बना देते हैं। तो बायोगैस से दोबारा कूड़ा कचरा बनाया जा सकता है? नहीं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और बना दिया जाता कूड़ा कचरा वापस गैस से, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाता। अब नंबर 2 कह रहा है प्रकम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखो प्रकम बी कह रहा है फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती। अब यह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गैस बन गई, जल गई, तो फिर वापस दोबारा गैस नहीं प्राप्त की जा सकती। अब इसके बाद गा, इनमें से एक बताना है आपको, 4 ऑप्शन में थे एक सही। गा प्रकम ए और प्रकम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। अब घा इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अब देखेंगे उत्तर है गा। प्रकम ए और प्रकम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। और घा ये इनमें का और खा सही है दोनों, घा दोनों आएंगे गा में, तो गा सही है। घा कह रहा है इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये गलत कह रहा है, दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं।